Good morning, students. Today we start sweating therapy और स्वेदन विधि अध्याय ऑफ अष्टांग हृदय चैप्टर 17 इति अस्मात् आदि महर्षि, जैसे कि अत्रि आदि महर्षियों ने कहा है. We are explaining Swedan procedure in this chapter. Swedan refers to sweating or sweating therapy, and the term swed means sweat, and the patient is made to sweat on purpose. Usually this procedure is done after doing the oleation therapy. स्नेहन कर्म के पश्चात ही स्वेदन कर्म किया जाता है. That we study in this the last chapter of Swed Vidhi, and now we are concerning about the next chapter, Swedan Vidhi. Table of contents. फर्स्ट वी स्टार्ट द काइंड्स ऑफ स्वेटिंग ट्रीटमेंट. स्वेदन के प्रकार. स्वेद 4 प्रकार का बताता है. स्वेदः ताप उपनः उष्म द्रव भेदात चतुर्विधः. ताप स्वेद, उपनः स्वेद, उष्म स्वेद और द्रव स्वेद. ताप स्वेद किसे कहता है? ताप स्वेद कहता है फॉर्मेंटेशन को. उपनः स्वेद किसे कहता है? जिसमें वार्म पुल्टिस बांधा जाता है. वार्म पुल्टिस किसको कहते हैं? कि कपड़े के अंदर गर्म औषधि को रख के और कपड़े को उससे फिर ढक के और उस पेस्ट को बिना बॉडी के डायरेक्ट टच हुए कपड़े के बीच में ही उसे शरीर के अंग पर बांधा जाता है. उसे उपनः या पुल्टिस कहते हैं. नेक्स्ट इज उष्म स्वेद. उष्म स्वेद किसे कहता है? वार्म स्टीम को बोलता है. एंड द लास्ट वन फोर्थ इज द्रव स्वेद. द्रव स्वेद किसे कहता है? पाउरिंग ऑफ वार्म लिक्विड. गर्म औषध द्रव्य आदि को या गर्म जल को किसी विशेष अंग के ऊपर डालना, उसे द्रव स्वेद कहते हैं. सबसे पहले ताप स्वेद. ताप स्वेद के बारे में बोलता है कि ताप स्वेद इज डन बाय टचिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी विद हीटेड क्लॉथ, मेटल प्लेट, फोरहेड, पाम ऑफ द हैंड एक्सेट्रा. कहता है जैसे अफेक्टेड पार्ट जो बॉडी का जो रहता है उसको गर्म कपड़े से, किसी गर्म धातु से और अपने हाथों को आपस में रगड़कर, पाम ऑफ द हैंड्स को आपस में रगड़कर गर्म करके उसके द्वारा फोरहेड आदि पे ताप स्वेद देना, इसको ताप स्वेद कहते हैं. नेक्स्ट इज उपनः स्वेद. उपनः स्वेद किसको? पुल्टिस को बोलते हैं. और पुल्टिस बनता किसका है ये इम्पॉर्टेंट है. पुल्टिस वचा का बनता है. वचा लेंगे, किणव लेंगे जिसको यीस्ट बोलते हैं, शताहवा एक प्लांट है उसे लेंगे, देवदारू को लेंगे, और इसके अलावा हम एनी काइंड ऑफ ग्रेन्स, कोई भी दाल चावल जो हैं उनको लेंगे. ऑल सब्सटेंसेस हैविंग प्लेजेंट स्मेल, और जिनकी अच्छी खुशबू है. और क्या कहता है? रासना. रासना की रूट्स किस लिए लेंगे? रासना को वात हराणाम श्रेष्ठम बोला गया है. वात को शांत करने वाला है सबसे ज़्यादा. और एरंड तेल के लिए बोलता है, एरंड के लिए बोला है इसने, और मांस के लिए बोला है. इसमें से ईच वन एडिड विद मोर ऑफ साल्ट. इनको नमक के साथ इसमें ऐड करना है. घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं. चुक्र. चुक्र किसे कहा है? विनेगर को बोला है. तक्र लस्सी या बटर मिल्क को बोलता है. और मिल्क. इनमें से इन सबको इसमें मिला के इट इज़ प्रेफर्ड इन पीपल विद वात इम्बेलेंस, जिनके अंदर वात दोष की इम्बेलेंस है, विषमता है. पुल्टिस आर नोन एज से लवण उपनः. पुल्टिस को यहाँ पर वातज विषमता में से लवण उपनः यदि बांधा जाए तो एंड शुड बी अप्लाइड ऑफन, it may give good results in the vat vishamta. After applying the poultice, the part of the body should be bandaged, और उसको बैंडेज बांधी जाएगी with a soft piece of leather which doesn't have a bad smell. bad smell नहीं होना चाहिए उस लेदर के अंदर. which has been oiled, जिसके ऊपर चिकना उसको करके बांधना चाहिए. and it should be slightly warmed and tied, और उसको थोड़ा सा गर्म भी होना चाहिए और फिर उसको बांध देना चाहिए. अगर
लेदर अवेलेबल नहीं है, अगर चमड़ा अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे लीव्स ऑफ प्लांट्स के पत्ते ले सकते हैं। विच बैलेंस वात, एरंड के पत्ते ले लीजिए या आख के पत्ते ले लीजिए, आखटा जिसे बोलते हैं कॉमन भाषा में। सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, वोलन क्लॉथ ले लीजिए, दे आर आल्सो में बी यूज्ड। पोल्टिस को टाई करेंगे, बांधेंगे ड्यूरिंग नाइट एंड शुड बी रिमूव ड्यूरिंग डे, रात को बांध देंगे और सुबह में उसको खोल देंगे। एंड दैट टाइड ड्यूरिंग डे शुड बी रिमूव ड्यूरिंग नाइट, और यदि सुबह में बांधा गया है तो उसको रात में खोल देना चाहिए। ये बात याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आचार्य क्या कहते हैं, ऊष्म स्वेद के बारे में बताते हैं। ऊष्म स्वेद के ऊपर जब हमने बात की थी तो आचार्य ने उसको वार्म स्टीम के थ्रू लिया था। वार्म स्टीम, हियर द स्टीम ऑफ द हॉट सब्सटेंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट। स्टीम में बी ऑब्टेन्ड बाय उत्कारिका, बॉइलिंग ग्रेन्स, पल्सेस, सीड्स एक्सेट्रा। आचार्य बतलाते हैं कि इसमें स्टीम में बी ऑब्टेन्ड बाय उत्कारिका, बॉइलिंग ग्रेन्स, पल्सेस, सीड्स एंड Dashmulk is also used in Ushma Swed for hot substances to give the steam. Stones, pebbles, mud, leaves, pieces, grains, dry dung of animals of like cow, sheep, goat, etc. Sand husk and are also be used for this purpose. कहता है कि आचार्य इसमें पत्थर को गर्म करो, या आजकल जो मॉडर्न ज़माने में इसको हम स्टीम कैसी दी जाती है, कुकर लेते हैं, कुकर में औषधि डाली जाती है, उसके अंदर पानी डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है और ऊपर कुकर की विसल को हटा के उसकी जगह एक पाइप लगा दिया जाता है और उस पाइप को लगाने के बाद स्विच ऑन करेंगे गैस का और आग उसको मिलती चली जाएगी कुकर को, और वहाँ से कुकर के जो विसल है, विसल को हटाने के बाद जब वो पाइप लगाई तो उसमें से स्टीम निकलना प्रारंभ हो जाता है और स्टीम फिर डायरेक्ट जिस भी ऑर्गन, जिस भी पार्ट पे बॉडी के आपको डायरेक्ट ऊष्म स्वेद देना है तो आप वहाँ पे उसे डायरेक्ट ऊष्म स्वेद दे सकते हैं। नेक्स्ट, द्रव स्वेद। द्रव स्वेद किसे कहता है, जिसमें हम वार्म लिक्विड्स इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग बिट्स ऑफ लीव्स। इसमें द्रव स्वेद बनाने की एक विधि भी बतलाई है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। कहता है कि ड्रमस्टिक, वर्णक, एरंड और सुरसा, अरजक, शिरीष और वासा, वमसा, अर्क, मालती, दीर्घवृंत विद ड्रग्स ऑफ वचादिग्न, मीट ऑफ एनिमल्स ऑफ मार्शी, आनू पर जलीय देश के जो एनिमल्स हैं उनका मांस, दशमूल के ड्रग्स मैंने आपको पहले ही बताया था। ईच वन सेपरेटली और ऑल टुगेदर मिक्सड विद फैट्स, या तो इनको अलग अलग लिया जाए या सबको एक साथ मिक्स किया जाए और घी और ऑयल के साथ भी मिक्स किया जाए, हर एक दोष के अनुसार। यहाँ पे सूरा बियर को बोलता है, सुक्त फर्मेंटेड ग्रुएल को बोलता है, वाटर और मिल्क का भी यूज़ करना चाहिए। दिस मेडिकेटेड लिक्विड शुड बी फिल्ड इन ए पॉट, एक मटके में इसको रखेंगे, जग में, विद स्पाउट और ए ट्यूब, एंड पोर्ड स्लोली एंड स्टेडीली ओवर द पेनफुल पार्ट कवर्ड विद क्लॉथ। इसमें डायरेक्ट शरीर के अंग पर द्रव स्वेद को नहीं डालेंगे, पहले उस पर कोई कपड़ा रखेंगे, उसके बाद उस पर आप ये द्रव स्वेद को डालेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है इससे वाष्प निकल सके ऐसे नालिका वाले पात्र में भरकर रुग्ण अंग को स्निग्ध कर कपड़ों से ढककर सुख के अनुसार सेचन द्वारा सेक करनी चाहिए। इसमें आचार्य ने बतलाया है कि घड़ियाँ अथवा जिससे वाष्प निकल सके ऐसी नलिका वाले पात्र भी यूज किए जा सकते हैं। दिस मेडिकेटेड लिक्विड शुड बी फिल्ड इन अ पॉट, जग एंड विद स्पाउट और ए ट्यूब, poured slowly and steadily over the painful part covered with cloth। आप लोगों ने एक लोटा देखा ही होगा जिसके अंदर एक ट्यूब लगी रहती है, उस तरह का भी आप
जैसे जल नीति वया के लिए भी करते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ वात अफेक्टिंग द एंटायर बॉडी, द सेम मेडिकेटेड वाटर में बी फिल्ड इनटू टब। इसको गर्म औषधि को एक टब के अंदर रखेंगे एंड द पेशेंट मेड टू सिट इन इट। दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड इन पाइल्स एंड डिस्यूरिया। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं हेमरॉइड्स में, अर्श में और डिस्यूरिया में। इसमें मूत्रकृच्छ रोग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर ऑफ सुडेशन थेरेपी। स्वेद विधि अवगाह स्वेद के बारे में बात करता है। क्या कहता है? स्वेद विधि में आचार्य बतलाता है कि निपाते अंत वही स्निग्धो जीर्णान्न स्वेदम आचरेत। कहता है स्वेटिंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू हिम who has been given both internally by drinking fats and externally anointing oil over the body, who is staying in a room devoid of breeze and after his meal has been completely digested। कहता है वायु रहित स्थान में खान पान से अंतः और बाह्य स्नेहन मतलब घृतपान कर चुका हो, तैलपान कर चुका हो, पहली रात के किए भोजन के जीर्ण होने पर, जो पहली रात को जो भोजन किया है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाने पर मनुष्य स्वेद का प्रयोग किया करे। कहता है स्वेटिंग में भी माइल्ड, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग। जो स्वेदन विधि है वो 3 प्रकार की बतलाता है, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट। इसमें रोग की अपेक्षा से, रोगी की अपेक्षा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द डिजीज, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ द हैबिटेट, कंडीशन ऑफ द सीजन। जैसे कंडीशन ऑफ द डिजीज़ में देखेंगे वातज व्याधि है कोई और पेशेंट स्ट्रांग है तो उसमें आप स्ट्रांग स्वेटिंग करवा सकते हैं। कंडीशन ऑफ द डिजीज़ है हल्का कोई रोग है तो उसमें आप माइल्ड वाली स्वेटिंग करवा सकते हैं। मध्यम दर्जे का कोई रोग है तो उसमें आप मॉडरेट स्वेटिंग आप उसमें करवा सकते। सीजन भी देखा जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में ऐसा नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला स्वेटिंग नहीं देंगे, मॉडरेट भी नहीं देंगे, माइल्ड भी नहीं देंगे, कतई निषेध है। रक्त को दूषित कर सकता है, पित्त को दूषित कर सकता है, अनेक व्याधियाँ उत्पन्न कर सकता है। कहता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम कफ डिसऑर्डर्स शुड बी गिवन ट्रीटमेंट इन ड्राई कंडीशन। जो कफज व्याधियों से जो पेशेंट ग्रसित हैं उन लोगों को ड्राई स्वेटिंग करवाना चाहिए। जैसे ड्राई स्वेटिंग कैसे करवाएंगे? विदाउट द यूज़ ऑफ फैट इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले तो उन्हें स्नेहन नहीं करवाएंगे, ना अंतः ना बाह्य। एंड विद ड्राई लिक्विड विदाउट एडिशन ऑफ फैट्स। और कोई कफ मिश्रित वायु में रुक्ष रहकर अर्थात स्नेहन न करके स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन करें। है तात्पर्य है कि कफ व्याधि में बिना स्नेहन किए ही, राइट लाइन मार्क कर लेंगे, बिना स्नेहन किए ही रुक्ष द्रव्यों से तथा कफ युक्त वायु में बिना स्नेहन किए ही किंतु स्निग्ध द्रव्यों से हमें स्वेदन करना चाहिए। कहता है इन केस ऑफ कफ एंड वात इंक्रीज टुगेदर द पेशेंट शुड बी इन ड्राई कंडीशन एंड लिक्विड मिक्स्ड फैट्स शुड बी यूज्ड फॉर स्वेटिंग। जब आपने आंतरिक और बाह्य स्नेहन नहीं करवाया तो उसकी जगह पे स्नेह युक्त स्वेदन उसे ज़रूर करवा सकते हैं। एंड वात इज लोकलाइज्ड इन द आमाशय। जब वात आपके आमाशय में स्थित है, स्टोमक ड्राई स्वेटिंग शुड बी गिवन, यहाँ पे याद रखेंगे। और कफ इज लोकलाइज्ड इन द इंटेस्टाइन्स और पक्वाशय, ऑयल स्वेटिंग शुड बी डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है आमाशय में पहुँचे हुए तो प्रथम रुक्ष स्वेद करें और पीछे स्निग्ध स्वेद दें। जो कफ पक्वाशय में हो तो पहले स्निग्ध सेक करें, उसके बाद रुक्ष स्वेद करें। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, श्लोक नंबर 13 में अवेलेबल है। कहता है आमाशय कफ का स्थान है, इसलिए पहले वहाँ रुक्ष स्वेद तथा पक्वाशय वायु का स्थान है, इसलिए पहले वहाँ पर स्निग्ध स्वेद हमें करना चाहिए।
यहाँ पर आज हम पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। पार्ट सेकंड में आप लोगों को बताया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा, कैसे हम स्वेद विधि को आगे बढ़ाएंगे, कौन से लोग इनके योग्य हैं, कौन अयोग्य हैं, उन सब के बारे में भी बात की जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, बी सेफ।